सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 13 आरोपियों पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा। बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई के लिए 2 साल का वक्त, हर दिन होगी जिरा। अन्ना द्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण की बड़ी मुश्किलें। चुनाव चिन्ह मामले में दिल्ली पुलिस ने थमाया समन। पेरा उल्लंघन मामले में भी आरोप तय। ईवीएम में वीवीपैट लगाने का काम होगा तेज। कैबिनेट ने 3,173 करोड़ रुपए किए मंजूर। लाल बत्ती वाले वाहन से नहीं चलेंगे वीवीआईपी। तेलंगाना में भीषण गर्मी और लू से अब तक 37 से ज्यादा लोगों की मौत। निजामाबाद, आदिलाबाद और महबूबनगर में सबसे बुरा हाल। राज्य सरकार ने घोषित की छुट्टियां। पनामा गेट मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नवाज शरीफ का सियासी भविष्य दांव पर। इस्लामाबाद में डटी विपक्षी पार्टियां। बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। साथ ही ढांचा गिराने से जुड़े दोनों मामलों को एक में मिलाकर लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 आरोपियों पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए हैं। कोर्ट ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर मामला चलाने की अनुमति नहीं दी है। जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। कोर्ट ने बाबरी विध्वंस से जुड़े दोनों मामलों को मिला दिया है। एक मामला अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ है, इसकी सुनवाई लखनऊ में चल रही है। दूसरा मामला रायबरेली कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आडवाणी और जोशी आरोपी हैं। अब इसकी सुनवाई लखनऊ कोर्ट में होगी। अब सुनवाई हर दिन होगी और इसे 2 साल में पूरा करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जज का तबादला नहीं होना चाहिए। बिना ठोस वजहों की सुनवाई स्थगित नहीं होनी चाहिए। सीबीआई को ये निर्देश दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाह हर दिन हाजिर हों। ट्रायल कोर्ट को 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई शुरू करनी होगी। आरोपियों ने फैसले पर कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। साजिश तो वहाँ कुछ थी नहीं। अयोध्या में सब कुछ ओपन था, इसलिए साजिश किसकी थी? साजिश तो किसी का नहीं कुछ था। आपराधिक साजिश की धारा हटाने को चुनौती देने वालों का मानना है कि ढांचा गिराने वालों को सजा जरूर मिलेगी। भाई हम तो यही उम्मीद रखते हैं, अगर कानून की लोग बात करते हैं तो अगर मस्जिद तोड़ी गई है तो सरकार फैसला भी जो है वो हमारे हक में जो है होगा। नबी की तारीख न दोहराई जाए और हिंदुस्तान में खुशहाली हो, अमन हो, चैन हो, और बस ये मैं चाहता हूँ। सीबीआई ने कुल 21 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें से 8 जीवित नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आपराधिक साजिश की धारा हटाने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर अब बाबरी मस्जिद के मामले में ट्रायल चालू रहेगा। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस बात को किस तरीके से मुद्दा बनाती है और बीजेपी अपने नेताओं को किस तरीके से डिफेंड करती है। कैमरामैन ओपी के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमा भारती और कल्याण सिंह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्ष ने इन दोनों को पद से हटाने की मांग की है। उधर सरकार ने इस्तीफे से साफ इनकार किया है। कांग्रेस ने अयोध्या में ढांचा गिराए जाने वालों को सजा देने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इसी आधार पर प्रधानमंत्री को उमा भारती और कल्याण सिंह को पद से हटाना चाहिए। कौन दोषी है, क्या वो किसी दोषी को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कानून और संविधान के प्रति अपने दायित्व के मद्देनजर देश को देना चाहिए। कांग्रेस की इस मांग का कई दलों ने समर्थन किया है। These people who are holding public positions like ministers, they should be
if they have any moral authority left, I think they should not continue to hold their public positions. सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर देश में डेमोक्रेसी बहाल रहे, रिश्ते अच्छे रहें और देश टूटने की तरफ आगे न बढ़े, कई बार कोशिशें की और ये कोशिश इतनी बड़ी है जिससे एक बहुत बड़ा विवाद हल भी हो सकता है और कानून उसमें मदद कर सकता है। मंत्री महोदया उमा भारती जी भी इसमें षड्यंत्रकारी हैं। मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है तात्काल रूप से उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने का काम करें। कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। आरजेडी ने कहा कि ये मामला बीजेपी के अंदर की चल रही खींचतान को दिखाता है। तो इतना खतरनाक पार्टी है ये आरएसएस और जब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, कि अपने परायों का भी ये ख्याल नहीं करता है और बढ़िया से नार काट दिया अडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। सरकार ने उमा भारती और कल्याण सिंह को पद से हटाने की मांग खारिज कर दी है। ये मामला 1993 से चल रहा है और किसी न किसी प्रकार से चल रहा है और इसलिए आज तो कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई, तो इसलिए जो परिस्थिति आज से पहले थी वही स्थिति चलेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले का व्यापक अध्ययन करने की बात कही। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को बीजेपी का सम्मानित नेता बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए एक नजर डालते हैं इस मामले के अहम पड़ाव पर। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचा ढहाए जाने के बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर अज्ञात सेवकों के खिलाफ थी, दूसरी एफआईआर में बीजेपी नेताओं को कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए नामजद किया गया था। 1993 में सीबीआई ने लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य पर साजिश के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। 4 मई 2001 को विशेष सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और अन्य के खिलाफ कार्यवाही बंद की। 2 नवंबर 2004 को सीबीआई ने कार्यवाही बंद किए जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 20 मई 2010 को हाई कोर्ट ने सीबीआई याचिका खारिज कर दी। फरवरी 2011 में सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस साल 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक साजिश के आरोप बहाल करने के संकेत दिए और बुधवार को आपराधिक साजिश का आरोप बहाल करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहनों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके लिए नियम में बदलाव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा वीवीपीएटी मशीनों की खरीद समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ईवीएम से मतदान पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में 16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए 3,173 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। चुनाव आयोग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा था। अगर सितंबर 2018 को सारी मशीन तक आ जाती हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे सभी पोलिंग बूथ्स की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ पेपर ट्रेल भी होगा। चुनाव आयोग इसकी मांग करता रहा है। देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से सरकारी वाहनों पर से लाल बत्ती हटाने का फैसला किया है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीली बत्ती को लेकर राज्यों से जुड़े नियमों को भी बदला जाएगा। कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देता है ऐसे डिग्निटरीज को स्पेसिफाई करने का, वो प्रावधान ही कानून की किताब से हटाया जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा दी। केवल इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इसको छोड़कर इस देश में पूरी तरह से लाल दिया खत्म हो जाएगा। अब कोई दिया लगेगा नहीं और इसके बारे में नोटिफिकेशन 1 मई के पहले हम निकाल देंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन सैन्य कर्मियों के लिए लीव इन कैश की सुविधा को मंजूरी दे दी है जिन्हें 1991 से 1999 के बीच ये सुविधा नहीं मिली थी। इसके अलावा राज्य सरकार की संस्थाओं को महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं के लिए दूसरी एजेंसियों से मदद लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सरकार ने उन लोगों को बैंकों में पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका दिया है जिन्होंने सरकार की स्कीम के तहत अपनी अघोषित आय का खुलासा किया था, लेकिन इस पर रकम जमा करने की छूट पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। काले धन का खुलासा करने वाले लोगों को सरकार ने बैंकों में रकम जमा करने का एक और मौका दिया है। ऐसे लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब 30 अप्रैल तक बैंकों में रकम जमा करा सकते हैं, लेकिन इस बार पैसा जमा कराने की ये छूट शर्तों के साथ दी गई है। छूट में जिन शर्तों को शामिल किया गया है उनके तहत इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च तक ब्लैक मनी की घोषणा कर दी है और साथ ही टैक्स अधिभार और जुर्माना चुका दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो योजना के तहत 31 मार्च तक घोषित आय की रसीद आरबीआई के पास 30 अप्रैल तक जमा करा दें। इस योजना के तहत काले धन का खुलासा करने वाले लोगों को अघोषित आय पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना, टैक्स की रकम पर 33% अधिभार चुकाने का प्रावधान किया गया था। ये रकम कुल अघोषित आय का तकरीबन 50% है। इसके अलावा बकाया रकम का 25% हिस्सा बैंकों में बिना ब्याज के 4 साल तक जमा रखने का भी नियम था। नोटबंदी के दौरान अघोषित आय को पाक साफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। सरकार ने इस योजना के तहत बैंकों में पैसा जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की थी। इसके बाद इस अवधि को 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था। सरकार का कहना है कि इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने पार्टी में पकड़ कमजोर होते देख पार्टी से हटने की पेशकश की है। इससे पहले शशिकला गुट के नेताओं और मुख्यमंत्री पलनीसामी ने दिनाकरन और उनके परिवार को पार्टी के मामलों से बाहर रखने का फैसला किया था। पन्नीरसेल्वम गुट भी सुलह के लिए बातचीत करने को तैयार हो गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों गुटों के एक होने के आसार बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी समेत शशिकला गुट के ज्यादातर नेता पार्टी के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ हो गए हैं। बुधवार को अपने समर्थन विधायकों के साथ बैठक के बाद दिनाकरन ने कहा कि कुछ लोग डर के मारे मेरे खिलाफ हो रहे हैं। वो पार्टी के हित के लिए खुद पार्टी से हट रहे हैं। You should be united at this time and you should protect the party like the and the government. It's helpful for the party and the government. I will keep quiet. But same time, without any fear, they should protect the government and the party. मंगलवार रात मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें दिनाकरन और उनके परिवार के सदस्यों को पार्टी मामलों से बाहर करने का फैसला किया गया और पार्टी का कामकाज चलाने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया। In the party, in the administration, hereafter we will act independently without interference of that family. We will form a committee. That committee will look after the day-to-day affair of the party and government. पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के गुट ने इसे पहली जीत बताया है। दोनों धड़े विलय के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। पनीरसेल्वम ने साफ किया था कि शशिकला और दिनाकरन का पार्टी और सरकार पर कब्जा होने तक वो सुलह के लिए तैयार नहीं हैं। Today, our leader OPS Anna gave an interview stating that we will look into the modalities, taking into consideration of the welfare of Tamil Nadu people, the wish of Tamil Nadu people, and the wish of the party cadres, and the welfare of the party. They will take a appropriate and collective decision. वहीं टीटीवी दिनाकरन की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही। विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन अधिनियम मामले में वो कोर्ट में पेश हुए। उधर दिल्ली पुलिस ने टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और उनसे जल्द पूछताछ की जा सकती है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला नटराजन ने एआईएडीएमके की कमान अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले उन्होंने दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव बना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने बीती रात उन्हें चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में समन थमाया। हालांकि ये साफ नहीं है कि दिनाकरन को कब अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इधर आर्थिक अपराध की अदालत ने दिनाकरन के खिलाफ पेरा के उल्लंघन के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। पेरा के उल्लंघन के दोनों मामलों में आर्थिक अपराध अदालत ने दिनाकरन को बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को 1 फरवरी 2017 को
रद्द करते हुए दोनों मामलों को दोबारा सुनवाई के लिए वापस भेज दिया था। पलनीसामी मंत्रिमंडल ने दिनाकरन के खिलाफ बागी स्वर अपनाते हुए उन्हें और उनके परिवार को पार्टी और सरकार से बाहर रखने का फैसला किया। इसके बाद दिनाकरन ने भी चेन्नई में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा उपाध्यक्ष एमबी थंबीदुरई ने कहा कि मुख्यमंत्री को 124 विधायकों को समर्थन हासिल है, ऐसे में मुख्यमंत्री को बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। Tamil Nadu must get good administration and good governance, and also we have to satisfy the people who voted for us. They are having a trust with us. Still 4 years the government has run. In that respect, I think we'll all cooperate and the present government will continue. खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने और समस्याओं के समाधान पर रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति का नाम जम्मू कश्मीर पर नीति निर्माण समूह रखा गया है। इसका गठन केंद्र सरकार पर घाटी की बिगड़ती स्थिति को संभालने का दबाव बनाने की रणनीति के तहत किया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम समेत कुल 9 सदस्य इस समिति में शामिल हैं। बुधवार को पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कमेटी के गठन का ऐलान किया। ये समूह जल्द ही घाटी के हालातों का समाधान निकालने के विकल्प पर चर्चा का दौर शुरू करेगा। इसके लिए पार्टी नेता कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं। बीएसपी 22 साल बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी सिंबल पर नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें नगरीय निकाय चुनाव से जुड़े मुद्दों और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती पार्टी की चुनौतियों और रणनीति पर मंथन कर रही हैं। पार्टी का मानना है कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से शहरी मतदाताओं में उसकी पैठ बढ़ेगी। पिछली बार 1995 में बीएसपी ने पार्टी सिंबल पर शहरी निकाय चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने पार्टी सिंबल पर नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के बीएसपी के फैसले को आखिरी राजनीतिक कोशिश करार दिया है। बीएसएफ ने जवान तेज बहादुर यादव को जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जांच में तेज बहादुर को झूठे आरोप लगाने का दोषी पाया गया। तेज बहादुर को वीडियो अपलोड करने समेत अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया है। बीएसएफ ने कहा कि तेज बहादुर की वजह से अर्धसैनिक बल की छवि को नुकसान पहुंचा है। जवान पर कार्रवाई सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के तहत की गई है। वो फैसले के खिलाफ 3 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं। जनवरी में तेज बहादुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके जवानों को मिल रहे खराब खाने की शिकायत की थी, जिसके बाद पीएमओ ने इस मामले में गृह मंत्रालय और बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी थी। न्याय नहीं मिला, इसके लिए मेरे को हाई कोर्ट में जाऊंगा मुझे इसके लिए, क्योंकि न्यायालय मेरे को भरोसा है, मैं वहां जाके इसके लिए करूंगा। दुख तो हो रहा है, लेकिन सच बोलने का अगर यही सिलसिला है तो आगे देखो क्या होगा। ये तो मेरे लिए नहीं, सभी जवानों के मोरल डाउन है इससे।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी किया। इसमें चमकती और डेंगू मुक्त दिल्ली का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते समय पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर एमसीडी में गड़बड़ी का आरोप लगाया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने इसके लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें चुनाव जीतने पर दिल्ली को 1 साल में साफ सुथरा बनाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक के इस्तेमाल का वादा किया गया है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, उन्हें स्थायी करने और समय पर वेतन देने की बात कही गई है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित एमसीडी ने ही प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता भारत के मिशन को नाकाम कर दिया। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा और उनका ही काम नहीं किया। अब हम करेंगे दिल्ली स्वच्छ। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में 3 साल में दिल्ली को डेंगू, चिकनगुनिया मुक्त करने का वादा किया गया है। इसके अलावा 2019 तक सभी लैंडफिल साइट को खत्म करने और हाउस टैक्स माफ करने की बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि दिल्ली में अब कांग्रेस नहीं बची है। कि अब कांग्रेस बची नहीं है दिल्ली में, कांग्रेस खत्म हो गई है। कल इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी छोड़ के जा चुके हैं। मुझे तो पता चला है कि अजय माकन की भी शायद अमित शाह जी से परसों रात को मीटिंग हुई है। कांग्रेस और बीजेपी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। दिल्ली नगर निगम के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत देने के लिए भारत ने फिर दबाव बढ़ाया है। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को बुलाकर पाकिस्तान संदेश भेजने को कहा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है। प्रवक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को जाधव से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच जाधव की रिहाई के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार सभी संभव कोशिश कर रही है, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत में पेशेवर कुशलता को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई चुनौतियां हैं जिन्हें खत्म करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर इसमें कामयाबी मिल जाए तो भारत को सबसे ताकतवर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। Major challenges before us in the task of providing adequate skill building opportunities for our people. Firstly, it is the challenge of quality. It is said that society which scorns excellence in plumbing as a humble activity and tolerates shoddiness in philosophy because it is an exalted activity will have neither good plumbing nor good philosophy. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए आज का दिन अहम है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आज शरीफ और उनके परिजनों के नाम पर विदेश में मौजूद संपत्तियों पर फैसला सुनाएगा। ये फैसला नवाज शरीफ के सियासी भविष्य के लिहाज से खासा महत्व रखता है। पनामा में शरीफ की संपत्तियों से जुड़ी खबर को देश विदेश की मीडिया ने जोर शोर से उठाया था। इसे पनामा गेट का नाम दिया था। इससे पहले बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद अदालत ने 23 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। ये मुकदमा 1990 के दशक में नवाज शरीफ के जरिए लंदन में संपत्ति खरीदने का है। नवाज शरीफ उस दौरान 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे। इस बीच नवाज शरीफ की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ पार्टी PMLN विपरीत फैसला आने की स्थिति में समय पूर्व चुनाव कराने के विकल्प पर भी गौर कर रही है। पनामा गेट का मामला सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और परिवार से जुड़ा हुआ है। PMLN के नेतृत्व में बुधवार को बैठक हुई जिसमें पनामा गेट के फैसले के मद्देनजर रणनीति पर बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर न सिर्फ वहां की राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हैं बल्कि दुनिया भर की भी निगाहें इस फैसले पर लगी हैं। भारत सरकार वीजा मुद्दे पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सरकार के संपर्क में है। साथ ही भारतीय पेशेवरों पर इसके प्रभाव का पूरा आकलन कर रहा है। बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि अमेरिका की तरफ से H-1B वीजा में बदलाव से भारतीय समुदाय के कामगारों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा है।
मामले में सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वीजा कार्यक्रम में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया सरकार के संपर्क में भी है। 457 कार्य वीजा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक भारतीय कामगारों पर इसका प्रभाव नहीं होगा। और बात मौसम की, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तेलंगाना राज्य में भीषण गर्मी और लू लगने से 37 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पानी का स्रोत सूखने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं है। तस्वीरें ओडिशा के कालाहांडी की हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि पानी की किल्लत से कैसे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। चढ़ते पारे ने भूजल स्तर काफी गिरा दिया है। ऐसे में इस पूरे इलाके में पानी को लेकर हाहाकार सा मचा है। यहाँ करीब 30% ट्यूबवेल सूख चुके हैं। लोग 2 किलोमीटर दूर नदी से छोटे बर्तनों की मदद से पानी जमा करने को मजबूर हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग गंदा पानी पीने को लाचार हैं। पीने का गंदा पानी को भी लेके जाते हैं। हमारा बहुत परेशान हो रहा है। हमारा बाल बच्चा लोग स्कूल जाने से भी लेट हो रहा है। बहुत परेशान से स्कूल जाते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश में लोग गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ गई है। इतनी ज्यादा धूप हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि इंसान मतलब धूप में 2 मिनट से ज्यादा इंसान खड़े ही नहीं रह सकता। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है। स्कार्फ भी बांधते हैं तो कोई फायदा नहीं। वार्निंग्स आर आल्सो बीइंग इश्यूड इन द केस ऑफ heat wave conditions. So as per that, the state government or that level of districts or villages, they are taking some precautionary measures. तेलंगाना में भीषण गर्मी और लू लगने से अब तक 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। ज्यादातर मौतें निजामाबाद, आदिलाबाद और महबूब नगर में हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो आदिलाबाद और महबूब नगर के ज्यादातर इलाकों समेत राज्य के कई इलाकों में अभी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। कमोबेश देश के ज्यादातर इलाकों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग दोपहर में बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 13 आरोपियों पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा। बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई के लिए 2 साल का वक्त, हर दिन होगी जिरह। एआईएडीएम के नेता टीटीवी दिनाकरन की बढ़ी मुश्किलें। चुनाव चिन्ह मामले में दिल्ली पुलिस ने थमाया समन। पेरा उल्लंघन मामले में भी आरोप तय। ईवीएम में वीवीपैट लगाने का काम होगा तेज। कैबिनेट ने 3,173 करोड़ रुपए किए मंजूर। लाल बत्ती वाले वाहन से नहीं चलेंगे वीवीआईपी। तेलंगाना में भीषण गर्मी और लू से अब तक 37 से ज्यादा लोगों की मौत। निजामाबाद, आदिलाबाद और महबूबनगर में सबसे बुरा हाल। राज्य सरकार ने घोषित की छुट्टियां। और पनामा गेट मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नवाज शरीफ का सियासी भविष्य दांव पर। इस्लामाबाद में डटी विपक्षी पार्टियां। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।